आई होप आप लोगों ने पीछे जो केल्विन साइकिल का प्रोसेस है उसको अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि उस पर कमांड आएगी तो कहानी आगे बढ़ेगी हमारी। इसलिए पहले उसके जरा मेन पॉइंट को बोलूंगा, क्योंकि ये प्रोसेस आगे उसी से कनेक्ट होगा। केल्विन साइकिल में क्या मुख्य प्रोसेस चल रहा है, इस बात पर ध्यान देना है। छोटी छोटी चीजें आप उसकी पकड़ेंगे तो पूरा प्रोसेस कंट्रोल में आएगा। अपने आप से बेसिक सवाल पूछने हैं, किसका यूज हुआ, क्या यूज हुआ? CO2 का उपयोग हुआ। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। एक ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6। तो इसका मतलब 6 CO2 का फिक्सेशन होगा तब एक ग्लूकोज बनेगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने कह दिया कि 6 राउंड चलेंगे केल्विन साइकिल के। तो इससे आपका एनसीईआरटी का पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा कि वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। फिर जब ये बात समझ में आ गई तो तुरंत अगला सवाल, CO2 सबसे पहले जाकर किस कंपाउंड से जुड़ा? CO2 सबसे पहले जुड़ा जाकर RUBP से। इसीलिए आपने RUBP को कहा था एक्सेप्टर ऑफ CO2। अब RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड? 5। CO2 में 1 कार्बन, तो 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन 6 कार्बन। लेकिन प्रोडक्ट तो 6 कार्बन का था नहीं, बीच में एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना 6 कार्बन का, जो 2 हिस्सों में टूट गया और 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनाए। और उस पहले स्टेबल प्रोडक्ट का नाम था 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर एक RUBP लिखे, एक CO2 जोड़े, तो 3PGA के कितने मॉलिक्यूल? 2, क्योंकि 6 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे उसके। लेकिन अगर 6 RUBP प्लस 6 CO2 लिखे तो 3PGA के कितने मॉलिक्यूल बनाए थे? 12। अब जैसे ही 12 मॉलिक्यूल बन जाए तुरंत आगे बढ़ जाओ। 12 ATP उपयोग किए, 13-20 PGA, 12 NADPH2 उपयोग किए, तो 12 मॉलिक्यूल PGL के। अब आपके पास 12 मॉलिक्यूल PGL के आ गए थे, तो इनमें से 2 PGL से तो आपने ग्लूकोज बना दिया, बाकी बचे हुए 10 PGL से RUBP का रीजनरेशन कर दिया। ये मैंने मेथड लिया इसको रिवाइज करने का, जो आपने पढ़ा पीछे। तो ऐसे ही जब आप उसको पढ़ लेंगे तो जो मैं मेथड ले रहा हूं, जो जैसे मैंने बोला है, इसी तरीके से उसको रिवाइज करके चलेंगे दिमाग में। ये छोटे सवाल हैं, बिल्कुल जो बेसिक पॉइंट है वो लिए हैं। अब हमने कहा था कि केल्विन साइकिल चलाने के लिए रूबिस्को की कौन सी एक्टिविटी चल रही है? केल्विन साइकिल चलाने के लिए रूबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि वो कार्बन कंपाउंड को CO2 को जोड़ता है RUBP में। उससे हमने केल्विन साइकिल चला ली। रूबिस्को की दूसरी एक्टिविटी का क्या नाम था? ऑक्सीजनेज। आज उसको चलाएंगे। रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के कारण जो प्रोसेस चलेगा वो प्रोसेस कहलाता है फोटो रेस्पायरेशन। एनसीईआरटी ने यह प्रोसेस दिया है पेज नंबर 220 पर, 220 पेज पर एनसीईआरटी ने यह प्रोसेस दिया है। पेज नंबर क्यों बता रहा हूं खासकर? क्योंकि एनसीईआरटी ने C3 के बाद C4 पाथवे पढ़ाया है। मैं C4 पहले नहीं ले रहा हूं, मैं फोटो रेस्पायरेशन पहले ले रहा हूं। C4 लूंगा, इसके बाद लूंगा। कारण है उसका कि C4 में हमें बच्चे को यह कहना पड़ता है कि C4 एक ऐसा एडवांस पाथवे है कि उसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता। तो बच्चा, खासकर 11th का अगर बच्चा हो तो वो तो सबसे पहले यही पूछता है, सर वो जो आप कह रहे हो फोटो रेस्पायरेशन जो नहीं होता वो क्या होता है? तो पहले ये तो बता लूं तब तो C4 पे जाऊंगा। इसलिए मैंने फोटो रेस्पायरेशन पहले लिया है। फोटो रेस्पायरेशन में क्या चल रहा है? रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चल रही है। फोटो रेस्पायरेशन में रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चल रही है। अब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब होगी? जब रूबिस्को के पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए। कैसे ज्यादा हो गई? लाइट रिएक्शन ने O2 प्रोड्यूस की और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भर गई O2। जब ये O2 क्लोरोप्लास्ट के अंदर भर गई तो इस कारण से वहां O2 कंसंट्रेशन बढ़ गई।
ठीक है, ये O2 डिफ्यूज होकर बाद में एटमॉस्फेयर में आएगी, लेकिन डिफ्यूजन तो तब होगा जब पहले क्लोरोप्लास्ट में O2 भर जाए। अब जब क्लोरोप्लास्ट में O2 भर जाएगी तो इसका परिणाम इट इंक्रीजेस O2 कंसंट्रेशन अराउंड रूबिस्को। ये रूबिस्को के अराउंड O2 कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, लीडिंग टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। इससे रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चल जाएगी और प्रोसेस जो चलेगा उसका नाम फोटो रेस्पायरेशन। फोटो क्यों लगा है? क्योंकि लाइट रिएक्शन ही रेस्पॉन्सिबल है। फोटो मतलब लाइट, लाइट रिएक्शन ही तो रेस्पॉन्सिबल है इस हाई O2 के लिए, तो प्रोसेस का नाम फोटो रेस्पायरेशन। फिर रेस्पायरेशन क्यों लगा है? ये इधर लिखा, ब्रेकडाउन हो रहा है प्रोसेस में, दिखेगा आपको ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए ये एक ब्रेकडाउन का पाथवे जो जैसा हम रेस्पिरेशन में देखते हैं, लार्ज कंपाउंड को तोड़कर ब्रेकडाउन किया जाए तो वो रेस्पिरेशन की कैटेगरी में डाला जाएगा, ना कि सिंथेसिस की। तो इसलिए ये पूरा नाम हो गया फोटो रेस्पायरेशन। प्रोसेस को चलाने के लिए 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व्ड है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब अकेले क्लोरोप्लास्ट में नहीं चल रहा है प्रोसेस, 3 ऑर्गेनेल्स को मिलाकर ये प्रोसेस चलेगा। तो देखो इसका पूरा बेस तैयार कर दिया और ये पूरी कनेक्टिविटी मैंने यहां पर इसकी ला दी। अब प्रोसेस कैसे चलेगा उस पर आते हैं। ये आ गया प्रोसेस। अब यहां आप ये पाथवे देख रहे हैं। जो बच्चा पहली बार देखता है उसको लगता है यार ये तो बहुत लोचा है। नहीं, इतना बड़ा लोचा नहीं है, यू कैन डू इट। और सरल तरीके बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि एनसीईआरटी ने इस पाथवे की थ्योरी दी है, पूरा पाथवे छापा नहीं है, तो सारे में से सवाल नहीं बनते हैं। मतलब इसकी हर स्टेप नहीं रटी जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार तो पूरा समझाऊंगा, लेकिन जिन मुख्य स्टेप पर दबाव दूंगा अगर उनकी थ्योरी भी याद रह गई तो क्वेश्चन बन जाएंगे। उनकी थ्योरी भी याद रह गई तो क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार तो पूरा समझाऊंगा कि क्या चल रहा है प्रोसेस में। इधर से चलेगा जी, यहां से स्टार जहां लगाया यहां से चलेगा। आरयूबीपी के साथ CO2 के बजाय क्या जुड़ेगा? O2। कहां से आया? लाइट रिएक्शन, अभी बताया था, हाई O2 कंसंट्रेशन हो गई। किसकी प्रेजेंस में? रूबिस्को। आरयूबीपी कितने कार्बन का कंपाउंड? 5। कई बार कह चुका हूं, आरयूबीपी कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन का। अब आरयूबीपी का ऑक्सीडेशन हो गया तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके ब्रेक डाउन होने से 3 कार्बन का कंपाउंड और 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। 3 कार्बन का कंपाउंड तो वही है PGA। PGA कहें या 3PGA, PGA कहें या 3PGA, वही कंपाउंड है। अगर मैं इसको यहां सपोज 3 भी लिख दूं, पर 3 का मतलब इसके मॉलिक्यूल की संख्या मत लिखना, ये 3 पोजीशन है फॉस्फेट की, गड़बड़ नहीं करनी है। एक तो वही 3PGA बन गया और दूसरा कंपाउंड बना फॉस्फोग्लाइकोलेट। 3PGA किसी भी माध्यम से बने, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी से या ऑक्सीजनेज से, जितना भी बनेगा उसको क्लोरोप्लास्ट में कौन उपयोग करेगा? C3 साइकिल। चला गया, वो हम पढ़ चुके पहले डिटेल में, अब यहां तो खाली छोटा सा लिखूंगा ना, C3 साइकिल चल रही है। बचा कौन? फॉस्फोग्लाइकोलेट। फोटो रेस्पायरेशन का आगे का प्रोसेस चलाने के लिए यही 2 कार्बन कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। यही 2 कार्बन कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए फोटो रेस्पायरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं। प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड C2 साइकिल। प्रोसेस C2 साइकिल भी कहलाता है ड्यू टू 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोग्लाइकोलेट जो इस प्रोसेस को आगे चलाएगा, इसके कारण ये प्रोसेस C2 साइकिल भी कहलाता है। C2 मतलब 2 कार्बन, इसको भी बताऊंगा, आगे आएगा नंबर। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया। अब क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में ही इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा और ग्लाइकोलेट बनेगा। फॉस्फोटिया ग्लाइकोलेट डिफ्यूज होकर पेरोक्सिसोम में जाएगा। कहां जाएगा?
पर ऑक्सीजोम में जाएगा। यहां आने पर ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन होगा, फिर से O2, देखना जरा, O2 उपयोग होगी ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कंपाउंड बनेगा ग्लाइओक्सिलेट, साथ में बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब एक तो O2 यहां उपयोग हुई और एक यहां उपयोग हुई, यही लिखा था। आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस प्रोसेस को चलाने में O2 का उपयोग कहां कहां पर है। O2 यूज्ड इन क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। तो इसलिए मैंने कहा था कि मेन थ्योरी के पॉइंट बताऊंगा, पाथवे मैंने कहा पूरा नहीं रटे, ये पॉइंट याद करना है, समझना पड़े तो पाथवे देख लो बराबर में। O2 यूज्ड इन क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, एक बार RUBP के ऑक्सीडेशन के लिए और एक बार ग्लाइकोलेट के ऑक्सीडेशन के लिए। अब आगे ग्लाइओक्सिलेट का क्या हुआ, इसमें अमाइनो ग्रुप ऐड होगा और ग्लाइसिन बनेगा। बायोमोलिक्यूल की नॉलेज बताएगी, ग्लाइसिन क्या था, अमाइनो एसिड था, आज भी वही है, वो थोड़ी बदल गया। अमाइनो ग्रुप जोड़कर क्या बना दिया, ग्लाइसिन। सब 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन ही चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो कार्बन तो कहीं कम ज्यादा किया ही नहीं है। ग्लाइसिन बन गया, ये ग्लाइसिन जाएगा अब डिफ्यूज होकर कहा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये मेंशन किया, कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया ग्लाइसिन। यहां आते ही आप नोटिस करेंगे कि मैंने लिखा है ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ग्लाइसिन तक का पाथवे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RUBP से एक ग्लाइसिन एक बन गया, लेकिन चाहिए तो 2 आगे चलाने जाने के लिए, फिर अगला RUBP, नया RUBP, उसका ऑक्सीडेशन करो, RUBP से एक और ग्लाइसिन। इसका मतलब ग्लाइसिन के आगे इस पाथवे को चलाने के लिए RUBP से ग्लाइसिन तक का प्रोसेस 2 बार होगा, तब आगे का प्रोसेस 1 बार होगा। आई रिपीट, ये प्रोसेस में, इस प्रोसेस में RUBP से ग्लाइसिन तक का प्रोसेस 2 बार चलता है, तब ग्लाइसिन से आगे का प्रोसेस 1 बार चलता है, क्योंकि 2 ग्लाइसिन चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए। अब 2 ग्लाइसिन की स्थिति देख लो, एक ग्लाइसिन में 2 कार्बन, अगला दूसरा भी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन जुड़ गए आपस में। क्या क्या बदलाव हुए, 4 कार्बन से सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट फाइनल, सेरीन बना, यह भी एक प्रकार का अमाइनो एसिड है, लेकिन इसमें कार्बन कितने, 3। अरे तो 4 में से 3 इधर आए तो 1 कहां गया, बहुत इंपॉर्टेंट, CO2 के रूप में रिलीज हुआ, स्टार मार्क किया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CO2 रिलीज हुआ, कहां रिलीज हुआ, ऑर्गेनेल बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो O2 के उपयोग का आंसर क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम, CO2 का रिलीज कौन से ऑर्गेनेल में हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। और एडिशनल सवाल बनाने लगे तो ये एक अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा, इतना महीन कोई पूछता नहीं है, और एक NAD प्लस से NADH2 बनेगा, एक NAD प्लस से NADH2 बनेगा। जैसे ही ऐसा लिखता हूं तो सर ये क्या हुआ, एकदम आसान, याद करो जरा, ये NAD प्लस पहले भी नाम लिया एंजाइम में, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, और इनको एक्सेप्ट करके या 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ये बनाता है NADH प्लस H पॉजिटिव या NADH2। ऐसा लिखते ही आप कहेंगे सर वो पहले आप लोगों ने, आपने एक बताया था लाइट रिएक्शन चलाते हुए कि NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, ये कहानी बताई थी, मतलब इसने 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए और इसने NADPH प्लस H पॉजिटिव बना दिया या NADPH2 बना दिया। बिल्कुल लगभग समान प्रकार की एक्टिविटी है, NAD प्लस में एक फॉस्फेट कम है, बस NAD प्लस में एक फॉस्फेट कम है, कंपाउंड अलग अलग है, काम दोनों का लगभग एक जैसा है। ये भी 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, ये भी 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, ये रिड्यूस होकर NADH2 बनाता है और ये रिड्यूस होकर NADPH2 बनाता है।
ये पहले भी समझाया कि ये केवल लिखने के अलग अलग तरीके, इनका सेंस एक ही है। तो ये मतलब है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, जो फोटो रेस्पायरेशन में देख रहे हैं वो ये है। ये आपने देखा था लाइट रिएक्शन में, ये आपने देखा था लाइट रिएक्शन में। किसने कंपैरिजन किया? कुछ बच्चे कच्चा खा जाते हैं, सर पहले ये बताया था भाई ये अलग है और ये अलग है, NAD प्लस अलग है और NADP प्लस अलग है। ये NADH2 बन गया, सेरीन बन गया। सेरीन के आगे सवाल बनने के चांस बहुत ही कम है, बहुत कम है। पर मैंने कहा ना एक बार तो समझाऊंगा क्या क्या मेन पॉइंट है। सेरीन वापस डिफ्यूज होकर किधर? पेरोक्सिसोम में। एमाइनो ग्रुप रिलीज हुआ, क्या बन गया? हाइड्रोक्सी पायरुवेट। हाइड्रोक्सी पायरुवेट का रिडक्शन होगा, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। जब मैं बोलता हूं तो एकदम तीर पे देखना है और तीर की तरह देखना है। NADH2 आया और तीर गया इधर, NAD प्लस। आया कौन? NADH2। गया कौन? NAD प्लस। इसका मतलब इसका हाइड्रोजन गया। तो हाइड्रोजन किसको दे दिया? हाइड्रोक्सी पायरुवेट को। और किसी को हाइड्रोजन दे दिया तो उसका रिडक्शन कर दिया, क्या बन गया? ग्लिसरेट। ग्लिसरेट बन गया। ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में, और ग्लिसरेट में अगर फॉस्फेट जोड़ दें तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा। फॉस्फेट जोड़ने के लिए फॉस्फेट कहां से लिया? ATP से। फिर तीर पे देखना है, आया कौन? ATP। गया कौन? ADP। आया कौन? ATP। गया कौन? ADP। इसका मतलब ATP यूज हो गया और PGA बन गया। PGA इधर से बने या इधर से बने, सब कहां जाएगा? C3 साइकिल में। सब कहां जाएगा? C3 साइकिल में। तो ये पूरा प्रोसेस बता दिया मैंने। अब वही समरी उपयोग करूंगा, क्या क्या मेन पॉइंट है। रूबिस्को पर तो सब सवाल बनेंगे, NCERT देता है पूरा। रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी तब चलेगी जब इसके आसपास O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ये RUBP में क्या जोड़ देगा? O2। RUBP में O2 जोड़ देगा तो एक मॉलिक्यूल 3 PGA का और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनेगा। 3 PGA केल्विन साइकिल में चला जाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट आगे उपयोग होगा, इसलिए पाथवे C2 साइकिल कहलाएगा। मेन पॉइंट बोलूंगा बिल्कुल। ग्लाइकोलेट बना, पेरोक्सिसोम में चला गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लाइकोलेट बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। फिर उसके बाद ग्लाइसिन मेन मुद्दा है। ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन तक का पाथवे 2 बार चलेगा और 2 ग्लाइसिन उपयोग करके आगे सेरीन बनेगा। सबसे मेन मुद्दा CO2 रिलीज होगी, सबसे मेन मुद्दा CO2 रिलीज होगी। O2 कहां कहां उपयोग हुई? क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में। CO2 कहां रिलीज हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मेन मुद्दे हैं। क्या प्रोसेस में नेट NADH2 बना? ना। यहां बना, यहां उपयोग हो गया, कहानी खत्म। क्या प्रोसेस में ATP बने? ना। उपयोग हुए? यस। ATP बने नहीं है, उपयोग हुए हैं, बने नहीं है। ये अब ये देख लो, ये दोनों पॉइंट समझा दिया आपको पहले। अब आगे जाऊंगा, ये आपको बता दिया पहले। यहां पर ये क्वेश्चन लिया है जो समझा चुका बिल्कुल, और क्वेश्चन आया नीट 2020 का सवाल है। द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, इसमें 2 क्लास हो गए मेहनत करते हुए हमें, और आज बन के जाके क्वेश्चन बनना चाहिए हमारा। द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पायरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब क्या करना है? RUBP में क्या जोड़ना है? O2। अब आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, थ्योरेटिकली लिख के प्रोडक्ट पूछे, नीट 2020 का क्वेश्चन। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ऐसा है क्या? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। तुरंत बनना चाहिए आपसे क्वेश्चन। 3 और 4 ऑप्शन तो एकदम ही बाहर है, झगड़ा है 1 और 2 का, ऑप्शंस का। हाँ जी, क्या आंसर है? क्लास में मेरे सामने होते ना तब मैं पूछता, आंसर बताओ। आंसर है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। धोखा दिया जा रहा है, देखो।
5 कार्बन का RuBP आपने, और कार्बन तो जोड़ा ही नहीं है, ऑक्सीजन जोड़ा है, तो 5 कार्बन से प्रोडक्ट 3 कार्बन के 2 कैसे बच जाएंगे? 6 कार्बन ही नहीं है आपके पास। एक प्रोडक्ट 3 कार्बन का, एक प्रोडक्ट 2 कार्बन का। होशियार कितना एग्जामिनर, नालायक ने ऑप्शन में दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं लिखा, केवल 3 कार्बन का कंपाउंड पूछ रहा है। इसी से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सही याद रखेंगे तो आंसर बनेगा। 3 कार्बन कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल है? 1। फिर बोलता हूं गड़बड़ नहीं करनी है, सर इधर 3 लिखा है। अबे ये 3 मॉलिक्यूल की संख्या नहीं है, फॉस्फेट की पोजीशन है। एक मॉलिक्यूल 3PGA का, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का, इसीलिए पहले मैं इधर 3 लिख नहीं रहा था। जितना एग्जामिनर होशियार है ना, बाप है उसके, हम पहले यहां सामान्य रूप से 3 लिखते नहीं है, हमें पता है यही धोखा देगा, और दिया भी दिया उसने धोखा, इसलिए हम PGA लिखकर चलते हैं सामान्य रूप से कि PGA भी वही 3PGA है, क्योंकि हमें बच्चे को रटवाना है कि PGA का मॉलिक्यूल एक ही है। इतनी जानकारी हमारे पास पहले से रहती है कि यहां धोखा दिया जाएगा, और दे दिया धोखा उसने। पूछ लिया क्वेश्चन कि ये बताओ, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। नीट 2020 का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू है। जरा सी गलती करते ही गड़बड़ है, जरा सी गलती करते ही गड़बड़ है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। आई होप सबको समझ में आएगा। एकदम देखो, हो जाए तो सब एकदम आसान है, गलत हो जाए तो 5 मार्क्स के नुकसान का मतलब पहचानते हो? तबाही मची बड़ी है दुनिया में, 1,500-2 हज़ार बच्चे बीच में घुस जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन की इतनी वैल्यू है। अब यहां पर आगे स्टोरी। अब देखो, मेहनत कर ली हमने उस पर पूरी, अब आसान हो जाना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया था, अब देखो छलांग मार के कहां पहुंच गया मैंने फॉस्फोग्लाइकोलेट की कोई ज्यादा थ्योरी, ग्लाइकोलेट की कोई ज्यादा थ्योरी नहीं लिखी, मैं सीधा कहां पहुंचा हूं? फॉस्फोग्लाइकोलेट पर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाईली रिएक्टिव होता है, सेल को डैमेज कर सकता है, इसलिए यह सेल के लिए टॉक्सिक होता है। तो आपसे पूछा जाएगा इसका क्या होगा? कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिड्यूस हो जाएगा, कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होगा कैसे? आप देख लो, 2H2O 2 मॉलिक्यूल लिए उसके, कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होकर वाटर और ऑक्सीजन बन जाएंगे। ना वाटर इतना रिएक्टिव है, ना ऑक्सीजन इतनी रिएक्टिव है। तो पेरोक्साइड को हैंडल करने के लिए, इसका मतलब मैंने पेरोक्सिसोम में 2 एंजाइम का नाम ले दिया, एक एंजाइम ऑक्सीडेज, फिर इस मुसीबत को हैंडल करने का एंजाइम कैटालेज। ये अलग से सवाल बनता है सेल बायो से रिलेट करके कि पेरोक्सिसोम के 2 मुख्य एंजाइम कौन से हैं? ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। ये याद रहना चाहिए, ये आपके सेल बायो से कनेक्टेड पॉइंट है। फिर उसके बाद ये समझाया था, प्रोसेस अप टू ग्लाइसिन फॉर्मेशन रन्स ट्वाइस। ग्लाइसिन तक का प्रोसेस 2 बार चलेगा, तब आगे पर CO2 रिलीज होगा, एक CO2 के रिलीज के लिए। आगे एक CO2 तभी तो रिलीज होगा जब आगे प्रोसेस चलेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक CO2 रिलीज करने के संदर्भ में ग्लाइसिन तक का प्रोसेस 2 बार चलना चाहिए। फिर इसके बाद पॉइंट आता है, इन दिस प्रोसेस 25% कार्बन, ये सब चालाकियां हैं जो आपको पहले से बता रहा हूं, 25% ऑफ कार्बन इज लॉस्ट। क्रिटिकल वर्ड है लॉस्ट, लॉस हो रहा है एज अ CO2 विदाउट प्रोड्यूसिंग ATP। आप कहेंगे लॉस क्यों लिखा? क्या हम भी सांस ले रहे हैं? यस। रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है? यस। क्या हम भी CO2 रिलीज करते हैं? यस। लेकिन क्या हमारा रेस्पिरेशन वेस्टफुल है? लॉस है ना? लॉस नहीं है। हमने CO2 रिलीज किया तो लॉस नहीं है, इसने रिलीज किया तो लॉस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि विदाउट प्रोड्यूसिंग ATP है। हमारी बॉडी तो ग्लूकोज को तोड़ती है, कार्बन कंपाउंड को तोड़ती है, तो ATP बनाती है। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ो, ATP बना के CO2 रिलीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ATP ना बनाओ, उल्टा खर्च कर दो और CO2 भी लॉस कर दो, तब नुकसान है। क्योंकि CO2 कैसे लॉस हो रही है, ये देखो। ग्लाइसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लाइसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 2 ग्लाइसिन जुड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड से 3 कार्बन तो ऑर्गेनिक में गए, 3 कार्बन तो भी ऑर्गेनिक में गए शरीर में। कितना कार्बन लॉस हुआ? 1। छोटे बच्चे वाला मैथमेटिक्स। अरे 4 कार्बन में से 1 कार्बन का ही तो लॉस हुआ, तो 4 में से 1 का लॉस कितना? 25% कार्बन इज लॉस्ट
HCO2। लॉस क्यों कहा? क्योंकि पूरे प्रोसेस में कहीं ATP बने ही नहीं है, उल्टा उपयोग हो गए, इसलिए क्या कहा? लॉस। तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है, लॉस वाला प्रोसेस माना जाता है। और मैंने कह दिया कितने परसेंट लॉस बोलता है? 25% लॉस। CO2 प्रोड्यूस्ड इन फोटो रेस्पिरेशन इज अगेन यूज्ड, मतलब ये CO2 क्या प्लांट सेल के बाहर आ जाएगी? ना, ये CO2 फिर से केल्विन साइकिल में उपयोग होगी, मतलब डिफ्यूज होकर माइटोकॉन्ड्रिया से कहां ऊपर, डायग्राम के हिसाब से देखें तो ऊपर क्लोरोप्लास्ट की ओर जाएगी और वहां जाकर क्लोरोप्लास्ट इसको दोबारा उपयोग कर लेगा। लेकिन अपनी केल्विन साइकिल की नॉलेज लगाओ, क्या CO2 फ्री में फिक्सेशन हो जाता है या खर्चा होता है? खर्चा होता है CO2 के फिक्सेशन का। पर CO2 कितना खर्चा बताया था? बोलो, बोल नहीं पाओगे, याद तो है। 3 ATP 2 NADPH2, 3 ATP 2 NADPH2 का खर्च बताया था, और एक ग्लूकोज के संदर्भ में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 ATP और 12 NADPH2। तो इसका मतलब यदि आप इस CO2 का फिर से फिक्सेशन करेंगे, जब मैं बोलता हूं फिर से फिक्सेशन करेंगे, फिर आपका सवाल, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो फिर से फिक्सेशन? भाई आप बनाने जा रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अभी तो ग्लाइसिन के रूप में ऑर्गेनिक कंपाउंड ही था, आपने बिना मतलब इसको CO2 बना दिया इस पाथवे से, अब दोबारा से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाह रहे हो तो फिर खर्च करोगे, क्या खर्च करोगे? ATP एंड NADPH2 खर्च करोगे। तो इसका मतलब बिना वजह खर्चा लग गया दोबारा। ये ATP NADPH2 बनाकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब, ये बनाकर देने की जिम्मेदारी किसकी है? लाइट रिएक्शन की है। ये बनाकर देने की जिम्मेदारी किसकी है? लाइट रिएक्शन की है। अब यहां बहुत महीन पॉइंट है, धीरे चलेगा टेढ़ा चलेगा। लाइट रिएक्शन जब अधिक ATP और NADPH2 सप्लाई करेगा ताकि ये CO2 फोटो रेस्पिरेशन वाली CO2 भी उपयोग हो जाए, तो लाइट रिएक्शन भी फ्री में थोड़ी चल रहा है, उसको क्या चाहिए? लाइट। उसको क्या चाहिए? लाइट। इसका मतलब मोर लाइट यूज्ड, किसमें? लाइट रिएक्शन में। और अगर लाइट का उपयोग ज्यादा हो गया तो फोटो ऑक्सीडेशन के चांस कम हो जाएंगे। मैंने कहा धीरे चलेगा। फोटो ऑक्सीडेशन लिखा है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं लिखा है, बहुत क्लोज शब्द है, बच्चा इसी में फंस जाता है। फोटो ऑक्सीडेशन के चांस कम हो जाएंगे। एकदम धीरे समझाऊंगा, याद करो पुराना पॉइंट। फोटो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा था? यदि पत्तियों के ऊपर अधिक लाइट पड़े, इस लाइट का ठीक से उपयोग ना हो पाए, तो एक्सेस लाइट पिगमेंट को डैमेज कर सकती है। यस। पिगमेंट के बॉन्ड टूट सकते हैं। यस। इसी को हमने क्या कहा था? फोटो ऑक्सीडेशन। अब यदि लाइट का उपयोग बढ़ जाए, मोर लाइट यूज हो जाए, अब जिसकी एनर्जी उपयोग हो गई तो वो फिर नुकसान कैसे पहुंचा पाएगी? वो तो उपयोग होगी प्रोसेस में, लाइट रिएक्शन में उपयोग हो गई, तो इसका मतलब उससे जो पिगमेंट को नुकसान हो रहा था, फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा था, आई रिपीट, फोटो रेस्पिरेशन नहीं बोल रहा हूं, फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसके चांस कम हो जाएंगे। अब पूरा बोलूंगा। फोटो रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज होती है, ये वापस क्लोरोप्लास्ट में जाकर उपयोग हो सकती है, लेकिन इसका उपयोग फ्री में नहीं होता है। इसके लिए ATP NADPH2 खर्च होंगे, तभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाएगी। ATP NADPH2 लाइट रिएक्शन से आते हैं। लाइट रिएक्शन अधिक ATP NADPH2 की सप्लाई करेगा तो अधिक लाइट उपयोग करेगा। अगर लाइट का उपयोग हो गया तो उससे होने वाला, उस लाइट के एक्सेस से होने वाला जो नुकसान था, फोटो ऑक्सीडेशन था, उसकी संभावना कम हो जाएगी क्योंकि लाइट उपयोग हो चुकी है। तो इसका मतलब ये एक एडवांटेज आ गया फोटो रेस्पिरेशन का, ये एक एडवांटेज आ गया। एक जगह पहले लॉस समझाया था, एक एडवांटेज समझा दिया। अब आप सवाल कर सकते हैं, या ज्यादा चालाक एग्जामिनर हुआ तो क्या कर सकता है? आपको कैसे चलना है? फोटो रेस्पिरेशन
is regarded as wasteful process. यही पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि एनसीईआरटी इसी को हाईलाइट करता है। एडवांटेज पे पहले नहीं जाना है, वो तो बहुत टेढ़ा घूम घूम के बड़ा क्वेश्चन है, वेस्टफुल प्रोसेस है। कारण बता दिया, ऑर्गेनिक कार्बन लॉस्ट एज CO2 विदाउट प्रोड्यूसिंग एटीपी। फिर आपसे कहेगा, मैंने कहा ना बड़ा क्वेश्चन बनाएगा, तो आपसे कहेगा अगर इससे केवल नुकसान ही होता है तो फिर इसका इवोल्यूशन क्यों हुआ? तब आप कहेंगे अच्छा हमारे साथ चला कि हम तो पढ़ के आए हैं, पढ़ा के भेजा है। तब आप कहेंगे इसका इवोल्यूशन इसलिए हुआ है कि ये कुछ लाभ भी पहुंचा रहा है। एनी एडवांटेज? यस। अब आप आंसर दे देंगे। डिक्रीजेस चांसेस ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन। यह कहानी ऐसे चलेगा। दोनों केस बता दिया आपको क्लियर, यही कहानी समझाई थी और इलेबोरेट कर दी। अब आगे फोटो रेस्पायरेशन इज मेनली द प्रॉपर्टी ऑफ C3 प्लांट्स। फोटो रेस्पायरेशन मुख्य रूप से C3 प्लांट्स की प्रॉपर्टी है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी सब सिलेबस के अंदर है, क्योंकि इन प्लांट्स में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन सेम सेल में हो रहे हैं, सेम मीजोफिल सेल में हो रहे हैं। मीजोफिल सेल, फिल वर्ड यूज होता है बायोलॉजी में लीफ के लिए। लीफ के अंदर जो सेल होते हैं वो मीजोफिल सेल कहलाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस चला रहे हैं। अब ये डायग्राम बताएगा, जो छोटा सा ऐसे ही रफ डायग्राम बनाया है। अगर ये एक मीजोफिल सेल है, येलो बाउंड्री वाला, इसके अंदर एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट बना दिया, इसमें ये ग्रेना है, ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन चला, इसने क्या बनाई O2। पड़ोस में ये स्ट्रोमा है चारों तरफ, स्ट्रोमा के अंदर क्या चल रही है? C3 साइकिल। इसको कौन चला रहा है? रुबिस्को एंजाइम। अरे तो भैया ये O2 और रुबिस्को सेम सेल में ही तो है सब। ये O2 सीधा बाहर थोड़ी भाग जाएगा, भरेगा इस क्लोरोप्लास्ट में, इस सेल में, तो ये रुबिस्को इस O2 की चपेट में आएगा ही आएगा, बचने का रास्ता ही नहीं है। C3 प्लांट्स में ये रुबिस्को इस O2 से बच के भाग ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर बोथ प्रेजेंट इन सेम सेल। मतलब ये इस प्रकार से है कि अगर सपोज मैं रुबिस्को एंजाइम और मैं इस कमरे में हूं और इसी कमरे में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो अब एक बात बताओ, जब ऑक्सीजन गैस है चारों तरफ फैलेगी तो मैं उससे बच के कहां भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तो इसी कमरे में हूं। इसका मतलब यदि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन चलाने का प्रोसेस सेम सेल में है तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, पक्का होगा, यही लिखा है। आप कहेंगे सर इस बात पे इतना दबाव क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है क्योंकि आगे पढ़ोगे C4 में रुबिस्को का सेल अलग और लाइट रिएक्शन का सेल अलग, उसमें पढ़ोगे, एडवांसमेंट आएगा ना, मैंने कहा वो बचाएगा फोटो रेस्पिरेशन के को नहीं होने देगा। तो ये मीजोफिल सेल के अंदर दोनों हुए, तो इस कारण से O2 की चपेट में आ गया रुबिस्को। अब इंटेलिजेंट बच्चों के सवाल, अब लिखते तो ऐसे ही है ना रुबिस्को, तो बच्चा कहता है सर फोटो रेस्पिरेशन और केल्विन साइकिल क्या एक साथ चल जाएंगे? हाँ, मैनी रुबिस्को एंजाइम्स, रुबिस्को एक थोड़ा ही है, कहा था मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे रुबिस्को हैं, लार्ज नंबर ऑफ रुबिस्को, तो क्या सब पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा? ना, सम कैरी आउट C3 साइकिल, कुछ अभी भी C3 साइकिल चलाएंगे, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चलेगी। ये देखना पुराना पॉइंट ले आया मैं, RUBP में CO2 रुबिस्को की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA,
2 मॉलिक्यूल, यही तो पूछा ना नीट ने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। सम रूबिस्को ऑक्यूपाइड बाय O2। तो इसका मतलब ऐसे आपको समझाने के लिए कोई एग्जांपल लूं, अगर 100 रूबिस्को थे, 100 में से सपोज 70 तो अभी भी कार्बोक्सिलेज चला रहे, 30 पर कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन, O2 जुड़ गया, तो वो क्या चलाएंगे? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चलाएंगे तो क्या प्रोसेस चलेगा? फोटो रेस्पायरेशन। और जो क्वेश्चन बताया था नीट का वो यहां फिर रिपीट होगा। RUBP में O2 जोड़ा रूबिस्को ने तो एक मॉलिक्यूल 3 PGA का, यही तो पूछा था ना उसने, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन कंपाउंड के? 3 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनेगा, और 3 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनेगा, बाकी 2 कार्बन कंपाउंड का फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। देख लो। तो आप कहेंगे अच्छा निष्कर्ष निकाल के देखो, NCERT की का पॉइंट बोलता हूं, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाते हुए कहता है NCERT, अगर RUBP CO2 से जुड़े तो 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल, लेकिन यदि RUBP CO2 के बजाय O2 से जुड़े तो 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल नहीं, एक मॉलिक्यूल बन तो अब भी रहा है, और बाकी 2 कार्बन से फॉस्फोग्लाइकोलेट, बाकी 2 कार्बन से फॉस्फोग्लाइकोलेट, और फिर प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। अब यहां ध्यान से आप देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने नीट वाले क्वेश्चन से ही रिलेट कर रहा है, और बाकी ये सब कहानी आपको खूब पहले डिटेल में बताई है। अब ये और दिमाग लगाने वाले सवाल, छोटे छोटे धोखा देने वाले कह लो, इसमें से इसको तो आप सीधा ही कर देंगे। फोटो रेस्पिरेशन इज प्रोमोटेड बाय O2 कंसंट्रेशन इंक्रीज। यदि O2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फोटो रेस्पिरेशन के चांस बढ़ जाएंगे। उल्टा लिखा जा सकता है, CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज। अरे सीधी तो बात है ना, इसका भी तो रिलेटिव मीनिंग वही हुआ, रूबिस्को के पास O2 बढ़ा दो तो O2 के बाइंडिंग चांस ज्यादा, या CO2 घटा दो तो CO2 के कम, तो इफेक्टिवली किसके चांस बढ़ जाएंगे? ऑक्सीजन के। रिजल्ट तो वही आएगा ना। फिर एक पॉइंट आता है टेम्परेचर का, जो NCERT नहीं देता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ने से भी फोटो रेस्पिरेशन के चांस बढ़ते हैं। टेम्परेचर वास्तव में रिलेटेड है, मतलब इसमें थोड़ी फिर बैकग्राउंड केमिस्ट्री लग रही है, सोल्यूबिलिटी वगैरह की। हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता CO2 से ज्यादा होती है, सेल में घुली हुई, मोर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन देन CO2। टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है रिलेटिव कंपैरिजन में वो CO2 की तुलना में बेहतर रहती है टेम्परेचर बढ़ने पर। इस कारण से ये भी इसी से रिलेट हुआ। फिर ये NCERT कहता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाइट इंटेंसिटी, हायर लाइट इंटेंसिटी से प्रमोट होगा। करो को सॉल्व, हायर लाइट इंटेंसिटी से क्यों प्रमोट होगा? अरे ज्यादा लाइट रिएक्शन चलेगा, और मोर लाइट रिएक्शन चलेगा तो मोर O2 प्रोड्यूस होगी, और मोर O2 प्रोड्यूस होगी तो भैया फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा ना। ये मतलब है, धड़ल्ले से बनेगा सवाल। सारी कहानी ये फोटो रेस्पिरेशन के बारे में यहां पर पूरी की पूरी स्टोरी आपको बता दी है। एक बार मेन पॉइंट बोलता हूं कि आप कहेंगे क्या मुख्य रूप से याद करना है। RUBP O2 से जुड़ा रूबिस्को की प्रेजेंस में, जो नीट ने भी अभी सवाल पूछा, 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट, 2 कार्बन का एक प्रोडक्ट। 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट वही 3 PGA केल्विन साइकिल में चला गया। 2 कार्बन वाले प्रोडक्ट से प्रोसेस आगे चला फॉस्फोग्लाइकोलेट से। आपको कुछ पुराने क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें फॉस्फोग्लाइकोलेट का नाम नहीं देता है, सीधा ग्लाइकोलेट लिखता है, ऑप्शन में ही नहीं है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो बच्चा कहता है सर वो पूछ रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन किसने चलाया, फॉस्फोग्लाइकोलेट ऑप्शन में ही नहीं है। एकदम आसान है, फॉस्फो नहीं है तो भाई अगला आंसर जाएगा ही जाएगा, ग्लाइकोलेट जाएगा, उससे तो क्यों परेशान होना है। ये तो केवल बुद्धू बनाने वाली कंडीशन होती है। अब मैं यहाँ तो एक्यूरेट ही बोलूँगा ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट नहीं है तो अगला आंसर जाएगा ग्लाइकोलेट। फिर ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन हो गया,
O2 दो जगह उपयोग हुई, क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम में। पेरोक्साइड का रिडक्शन करने का एंजाइम कैटालेज, ग्लाइसिन तक का प्रोसेस 2 बार चलेगा। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। 25% कार्बन लॉस हो जाता है बिना एटीपी बनाए। यही मेन पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है। एडवांटेज वाला पॉइंट एडवांस क्वेश्चन के लिए बताया था, पूरा एक्सप्लेन कर दिया उसको, लेकिन वो उतना मुख्य पॉइंट नहीं है, वो एडवांस क्वेश्चन के लिए मेन पॉइंट मैंने आपके रिपीट कर दिए हैं। इसको अच्छे से इसी प्रकार से आप लोग रिवाइज करेंगे।